हेलो बच्चों, आप सबका ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के भौतिक विज्ञान से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। अब प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? अभी तक हम ये जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, और अपवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती हैं। आई बात समझ में? अब आइए हम देखते हैं किस तरह से जाती हैं प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात। इसमें दो चीजें जानिएगा। एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश किरणें अधिक तेज होती हैं उन्हें हम विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की किरणों की चाल अधिक होती है, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरणों की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश की किरणों की चाल कम होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की किरणों की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। आई बात समझ में? अब विरल माध्यम का मतलब हुआ जैसे निर्वात होता है। विरल माध्यम का मतलब जैसे निर्वात अर्थात वायु। मतलब निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए इसे हम अपवर्तन को, अब अपवर्तन में हम कोई कांच का एक स्लैब लेते हैं, कांच का एक कोई स्लैब लेते हैं हम। अब ये देखते हैं, ये मान लीजिए विरल माध्यम है वायु या निर्वात, ठीक। ये सघन माध्यम है कांच का, ये कांच, ठीक। वायु जो है विरल माध्यम है और कांच जो है सघन माध्यम है। अब यहाँ पर मान लीजिए परावर्तक अपवर्तन, अपवर्तनांक है, अपवर्तन का बिंदु हो जाएगा ये अभिलंब यहाँ से खींच देते हैं मान लीजिए। अब कोई प्रकाश किरण अगर इस पर तिरछी आती है इस तरह से, तो ये परावर्तन के पश्चात सीधा अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी इधर कहने तक पर इस तरह से आ गई, ठीक। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, अर्थात ये विरल माध्यम है आपका वायु, और ये क्या है? अपवर्तन बिंदु है। क्या है ये? आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, या ये है आपतन बिंदु। और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की तरफ झुकती हुई प्रतीत होती है। अभिलंब मान लीजिए आपका M1 और ये M2 मान लीजिए अभिलंब है हमारा, और इसको हम O मान लेते हैं, और किरण A, तो AO किरण आती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब इसका नाम मान लीजिए हम यहाँ B रख देते हैं। अब यहाँ पर भी अभिलंब है हमारा एक, इस तरह से। अब इसका नाम N1 N2 कर देते हैं हम। अब यहाँ से जब इसका अपवर्तन होगा इन किरणों का, ये अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती हैं, या इसका नाम हम यहाँ C रख देते हैं। आई बात समझ में? इसका नाम जो है यहाँ पर B है। अब देखिएगा, अभी प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। आई बात समझ में? यहां लिख देते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। आई बात समझ में? अब क्यों झुक जाती है? क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जब सघन माध्यम में पहुंचती है उसकी चाल जो है धीमी हो जाती है, इसलिए वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब पुनः जब सघन माध्यम से, यानी कांच जो है सघन माध्यम है, और यहाँ लिखिएगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। आई बात समझ? यानी
कहने का तात्पर्य यह हुआ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है या आपतित होती है, तो आपतन बिंदु जो होता है इसका यहाँ से परावर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, और पुनः जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। अब आइए इसका देखते हैं अपवर्तन का नियम। अब उसके बाद आता है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब उसके बाद बताएंगे आपको अपवर्तन का नियम। चलिए देखते हैं। अब हमारी एक यहाँ किरण देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या होती है? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। आपतित किरण। और ये क्या है? अपवर्तित किरण। ये है अपवर्तित किरण। और ये जो होता है अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। और ये है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण को आई लिखते हैं। ये है आपतन कोण मान, ये है आपतन कोण। आपतन कोण। और ये है, ये कोण जो बना है ये है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हुआ। और ये अपवर्तन कोण, इसको हम लिखते हैं आर से। इसे लिखते हैं आर से। अब अपवर्तन का नियम क्या होता है? अब यहाँ देखिए, इसके लिए इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के लिए अब इसके लिए आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी, ये आपतन बिंदु होगा। यहाँ ये जिसको बिंदु है ये आपतन बिंदु है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है, बस समझ में, ये आपतन बिंदु हुई। अब यहाँ पर उसी तरह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के लिए ये आपतित किरण होगी, ये अभिलंब होगा, ये अपवर्तित किरण होगी, और बिंदु भी जो है आपतन बिंदु होगा। अब अपवर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों पृष्ठों को अलग करने वाले, परावर्तक पृष्ठों को अलग करने वाले आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। कहाँ से? यानी दोनों पृष्ठों को, इस पृष्ठ को अलग कर रहा है, ये इधर अलग कर रहा है, इधर, यहाँ पर अलग कर रहा है, इधर इधर, तो दोनों पृष्ठों को, यानी कांच के दोनों पृष्ठों को जो है अलग करने वाले बिंदुओं से या बिंदु आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतन, यानी जो है अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। ये है अपवर्तन का नियम, बता रहे हैं। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा दोनों अभिलंब या अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। आइए बात समझिए। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी दोनों अभिलंब जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। जैसे अगर ये कांच का स्लैब थोड़ा मोटा होगा, चौकोर होगा, अगर हम इस तरह रखते हैं, कांच ले मान लीजिए हमारा मोटा है, तो किरण आती है इधर तो ऊपरी ही भाग से परावर्तन होगा, फिर ऊपरी ही भाग से निर्गत हुई, यानी सब ऊपरी ही तल में होंगी। अगर नीचे तल में है तो नीचे तल में रहेंगे, ऊपरी तल में तो ऊपर तल में रहेंगे। आई बात समझ में? इसी तरह आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? देखिए, आपतन कोण, अपवर्तन कोण में एक नियत अनुपात होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, यानी साइन बोलते हैं, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। आपतन कोण की ज्या
यानी आपतन कोण क्या है, साइन आई हो जाएगा। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा साइन आर, साइन आर में एक नियत अनुपात होता है, अनुपात होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। है बात समझ में? यानी जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण में एक नियत अनुपात यानी एक निश्चित अनुपात होगा, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। इसे दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। समझे? यानी जो ये दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम होता कहते हैं इसे। अब अपवर्तन के हम कितने नियम पढ़े, 2 नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, या दोनों पृष्ठों से खींचा मतलब आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, मतलब इस कोण में और इस कोण में एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो होता है ये स्नेल का नियम होता है। बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी स्नेल का नियम लिखे, तो हमें कौन सा नियम लिखना होगा, दूसरा नियम। और अपवर्तन का नियम लिखना होगा तो हम दोनों नियम लिखेंगे। आई बात समझ में? अब हम जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश का अपवर्तन यानी जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य, निर्वात अर्थात वायु भी कह सकते हैं, निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में साइन आर के अनुपात को, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं, या अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब प्रकाश का अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश का अपवर्तन की निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है
तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला इसका क्या होता है। यानी अब यहां लिखिएगा, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर आपतन कोण की, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, आपतन कोण की जय, आपतन कोण की जय, आपतन कोण की जय साइन आई अपान अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जय, कोण की जय साइन आर। आई बात समझिए, या 60 में हम इस तरह लिख सकते हैं, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इस तरह से हम निरपेक्ष अपवर्तनांक इस फार्मूले से हम ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं, यदि हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान नहीं पता चलता है तो हम प्रकाश की चाल से भी निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश की चाल से। अब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना, अपवर्तनांक ज्ञात करना। यानी अब हमें देखते हैं, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हमें अगर अपवर्तन कोण और आपतन कोण का मान नहीं पता तो हम प्रकाश की चालों के अनुपात से ही उसका ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखेंगे अपवर्तनांक हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, या जो है वायु की, जैसे मान लीजिए हमारे पहला माध्यम हमारा वायु हो गया निर्वात, मान लीजिए पहला माध्यम हमारा क्या हो गया माध्यम, हम मानते, मान लीजिए हम पहला माध्यम मानते हैं निर्वात या वायु, निर्वात या वायु मान लेते हैं। इसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे, ए अर्थ पहले मतलब किसे प्रदर्शित करेंगे, ए से करेंगे। अब उसके बाद दूसरा माध्यम मान लेते हैं, मान लीजिए दूसरा माध्यम हम मान लेते हैं जल, इसे हम W से प्रदर्शित कर देंगे। आई बात समझे, मान लीजिए एक माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। हम मान लीजिए पहला माध्यम अपना निर्वात मान लेते हैं, ए माने हैं, और दूसरा माध्यम हमारा मान लीजिए जल है, तो हमारा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अर्थात इसको शॉर्ट में ANW लिख सकते हैं, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, या निर्वात में, चाहे वायु लिखिए चाहे निर्वात लिख दीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। आई बात समझ में। अब इसको हम 60 में लिख सकते हैं, क्या इस तरह से, इस तरह भी फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब इसी से हम पूरा सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 फार्मूले हमें इसमें मिल गए। अब आइए हम कुछ आंकिक उदाहरण को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों,
इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दिया गया वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, पहले इसको नोट कीजिएगा। वायु में प्रकाश की चाल बराबर कितना दिया गया है? वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और जल का अपवर्तनांक दिया गया है। जल का अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है कितना? 4/3। हमें ज्ञात क्या करना है? जल में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में? अब वायु में प्रकाश की चाल को हम v1 भी कह देते हैं और इसको v2 कह देते हैं, या इसको c बोल देते हैं, इसको v बोल देते हैं। साथ में हम लिख सकते हैं, इसको हम c कर सकते हैं। यानी वायु में प्रकाश की चाल c और जल में प्रकाश की चाल v। आई बात समझे? अब हम लिख सकते हैं, हमारा सूत्र होता है अपवर्तनांक, यानी n बराबर अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल अर्थात c बटे माध्यम में प्रकाश चाल। माध्यम यहाँ पर जल है, तो जल हमारा क्या है? जल में प्रकाश चाल मान लीजिए v हो गया, माध्यम की चाल हो गई। अब हमें n दिया गया, अपवर्तनांक दिया गया कितना? 4/3 दिया गया है, बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ बटे हमें v का मान ज्ञात करना, अर्थात v किसका अपवर्तनांक है? जल का अपवर्तनांक। तो हमें v जो है माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ मान लीजिए जल, हम वाटर लिख दीजिएगा w, और v की जगह माध्यम क्या है? जल है, हम w लिख दे रहे हैं। तो हमें w ज्ञात करना है, वाटर ज्ञात करना, वाटर का यानी पानी, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। जल में प्रकाश की चाल को हमको ज्ञात करना है, या हिंदी में लिख दीजिए, चलिए माने भी हम लिख देते हैं। तो हो जाएगा 3 छगड़ा कर देंगे, इसका इससे हो जाएगा 4v = 3 × 9 × 10⁸ हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 9 × 10⁸/4। काट दीजिए इसको, 4 × 4 4 दूनी 8, 1/10, 4 दूनी 8, 4 5 20। v बराबर क्या आ गया? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में? आंसर आ गई। कहने का तात्पर्य हुआ जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिया गया है कांच का वायु के सापेक्ष, अर्थात ANG, G मतलब ग्लास होता है, ठीक। यह अपवर्तनांक है, ये जो है वायु है, तो एयर, तो ये जो है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5। अब हमें पूछ क्या रहा है? वायु का कांच के सापेक्ष, तो वायु का कांच के सापेक्ष, कांच इधर कर देंगे, यानी वायु का, यानी A जी कर देंगे, GLA, यानी वायु का कांच के सापेक्ष, यानी जो है हवा के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इधर दिया गया है, और इसी का उल्टा कर दिया, हमें पूछ रहा है हवा के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम लिख सकते हैं 1/ANG। कहने का मतलब हुआ जब इसका उल्टा हुआ, इसका भी इसके नीचे एक छुपा है, इसका भी उल्टा या इसका भी उल्टा, जब इसको उल्टा गया इसको भी उलट दो तुम। आई बात समझ में ना? तो हम लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर लिखिएगा, यानी कांच का हवा के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इधर दिया गया है। अब पूछ रहा है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हम इतना लिखेंगे। अब हमें 1 इसका मान दिया गया 1.5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाने के लिए एक अंक लगा है, तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 10/15। अब काट दीजिए इसको, 15 एकम 15, 10 में जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे, 15 पढ़ा 10 में नहीं जाता, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 10 बचा, फिर 100 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 15 छक्का 90, फिर बढ़ाएंगे फिर 15, अर्थात इस तरह ये जाता रहेगा, कहीं कटेगा नहीं। तो हम लिख सकते हैं 0.6, 5 से अधिक है बाएं तरफ जोड़ देते हैं, 6 7 लगभग लिख दीजिएगा, लगभग, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? इसमें देखिए
इतना ये महत्वपूर्ण चैप्टर देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2011, 12, 15, 16 और 2007 में आ चुका है। इतनी बार ये वीडियो आया, इसलिए महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको बताते हैं। आइए पढ़ देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया गया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर कितना दिया गया? जल वायु के साथ सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3। और दिया गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 3/2 दिए गए। हमें ज्ञात क्या करना है? जल के सापेक्ष कांच का तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। आई बात समझ में? अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आई बात समझ में? अब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है, तो 3/2 हो गया। और बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमारा 4/3 दिया गया है। आई बात समझ में? अब इस तरह कंडीशन अगर आती है तो भाग का निशान है, तो अगर ये भाग करते हैं भिन्न में तो गुणा हो जाता है, जो पलट जाती है। इस तरह से कर दीजिए, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा के रूप में, तो हो जाएगा हमारे ऊपर 3 × 3 बटे 2 × 4। गुणा करें कितना? 3 × 3 = 9, 4 × 8। यही आपका आंसर आ गया। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आया? 9/8 आया। अब इसको हम लगाना, हमें फिर पूछ रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक उल्टा पूछ रहा है, तो लिखिएगा इसी का हम उल्टा कर देंगे। यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर। अब कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है, तब कांच के सापेक्ष जल का पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछा, जस्ट इसका उलट, तो अभी उलट दीजिए, कितना आ जाएगा? 8/9। यही आंसर आ गया आपका। ये दोनों आंसर आ गया। बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। और इसी तरह जो भी आपके बोर्ड में या बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है नोट्स बनाइए। हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल अपवर्तन के बारे में आप सबको बताते हैं। मान लीजिए हमारा एक कोई कांच का ग्लास लीजिएगा, इस तरह से इसको पानी से भर दीजिएगा, इस तरह से, ठीक, पानी से भरा हुआ होगा और इसमें हम पेंसिल डाल देंगे, सीधी पेंसिल। इस तरह से अगर हम पेंसिल डाल देंगे, इस तरह से हमारी मान लीजिए पेंसिल है, ये हम पेंसिल डाल देते हैं। है बस समझ में? हम देखते क्या है कि ये हम जब ऊपर से देखेंगे ये पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है,
आप गिलास में डाल करके गिलास घर पर लीजिएगा, उसमें पानी भर करके आप उसमें सीधा इस तरह से पेंसिल डाल दीजिएगा, और उसमें जब ऊपर से देखिएगा तो पेंसिल जो है ऊपर की तरफ, मतलब ये पेंसिल झुकी हुई दिखाई, इस तरह झुकी हुई दिखाई देती है, अर्थात ये पेंसिल यहाँ से हमें इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से, मतलब इस तरह से यहाँ दिखाई देगी इस तरह से। तो हमें ऊपर से टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? मान लीजिए यहाँ पर इसका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब हो गया सीधा यहाँ से ये। अब ये बताओ, तो चूंकि ये पानी हमारा सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है, और ये क्या है? ऊपर वायु है, तो वायु जो है हमेशा विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम। अभी हम अपवर्तन के बारे में बताएं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए जब हमारी आंख में, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंख मान लीजिए यहाँ पर कहीं है, अगर हम इसको देखते हैं यहाँ से, तो जब देखेंगे तो हमें ये जो है देखिए इस तरह से, मतलब इसको इधर जाना चाहिए सीधी यहाँ, लेकिन ये मुड़ती हुई प्रतीत होती। जब देखेंगे इसको तो यहाँ से जो हमारी आंख में प्रकाश की रोशनी या प्रकाश किरण जाएगी वह जो सघन माध्यम से विरल में माध्यम जाएगी, इसलिए वह अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हमें यह पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक कांच का कटोरा लीजिएगा, प्लेट, कांच का एक ग्लास या मतलब प्लेट लीजिएगा, मान लीजिए इस तरह से कोई लीजिएगा, ठीक, कटोरा लीजिएगा, इसमें जो है एक सिक्का डाल दीजिएगा, पैसे का सिक्का डालिएगा। अब आप इसको इधर बगल से देखिएगा, इधर देखना है बगल से। अब इतनी दूर तक ऐसे देखते जाओ, इतनी दूर तक हटो वहां से, जब तक आपका सिक्का दिखाई दे रहे, मतलब ये सिक्का डाले हो, इसमें पानी भर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ से हटते जाइए, दूर हट जाइएगा, और इतना जहां पर सिक्का आपको देखना बंद हो जाए, जस्ट वहीं पर रुक जाइएगा। जहां पर सिक्का दिखाई देना बंद हो वहीं पर आप रुक जाइएगा, और आप अपने किसी मित्र से कहिएगा इसमें पानी भरे। मान लीजिए कोई पानी इसमें डालता भरता जाता है, तो आप तो यहाँ जब जहां रुके वहां से सिक्का आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पानी भरने के बाद आप देखेंगे आपको सिक्का यहाँ से दिखाई देता है, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो है उभरा हुआ इसमें दिखाई देगा। उसी तरह तालाब में देखते हैं, तालाब वगैरह में पानी भरा हुआ होता है, उसकी पेंदी जो है हमें देखते हो बीच में उठी हुई, उथली हुई दिखाई देती है। अर्थात उठी हुई क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सघन माध्यम से अगर प्रकाश के लिए विरल माध्यम में जाएंगी, अपवर्तन के पश्चात वे अभिलंब से दूर हटती हुई जाती हैं, और इसमें इस तरह से ये अपवर्तन के कारण ये हमें उठी हुई दिखाई देती हैं। और उसी तरह तालाब का जो पेंदी है बीच का भाग होता है वो भी उठा हुआ प्रतीत होता है। आई बात समझ में? इसका प्रयोग आप लोग करके देखिएगा, आसानी से करके देखिए, घर पर आपको इसका प्रयोग मिल जाएगा, आसानी से देखिएगा।